आज़ादी किस्त नंबर 21। कार एक चक्कर काट कर डलहौजी हाउस की अकबी गली में पहुंच गई। तारिक ने कार से छलांग लगा दी और कार तेज रफ्तारी से आगे निकल गई। गली में तारीकी थी। तारिक दौड़ता हुआ डलहौजी हाउस के अकबी दरवाजे में दाखिल हो गया। पुलिस की गाड़ियां कनाट पैलेस के आसपास दंदनाती फिर रही थी। उन्हें उस पीली गाड़ी की तलाश थी जिसमें हिंदू साधु फरार हुआ था। आधे घंटे बाद पुलिस को पीले रंग की वो गाड़ी एक ऐसी सड़क पर मिल गई जहां हर किस्म की अशिया फरोख्त करने वाली छोटी दुकानों की भरमार थी। दुकानदार ज्यादातर तिब्बती थे। सड़क किनारे और दोनों तरफ फुटपाथों पर भी खांचों वालों का कब्जा था। अभी तो 8 भी नहीं बजे थे, फिर भी सड़क पर राहगीरों की अच्छी खासी भीड़ थी। दुकानों में ग्राहकों की आमदरफ्त थी और छोटे छोटे रेस्तोरां भी आबाद थे। पुलिस ने पीले रंग की इस गाड़ी को फौरन ही घेरे में ले लिया और आसपास हिंदू साधु उसके साथियों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से भी पूछगछ की, मगर किसी ने किसी साधु को उस गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा था। एक खांचे वाले ने सिर्फ इतना बताया कि 2 आदमी पीले रंग की इस कार से उतर कर दाएं तरफ की गली में जाते हुए देखे गए थे, लेकिन उन दोनों में से किसी का हुलिया भी कोई नहीं बता सका। तलाशी लेने पर भी इस गाड़ी में से 2 ऑटोमेटिक राइफलें और 4 भरे हुए मैगजीन मिल गए थे, लेकिन गाड़ी में किसी किस्म के कागजात या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे गाड़ी के मालिक के बारे में फौरी तौर पर कुछ मालूम हो सकता। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। तमाम सड़कों की नाकाबंदी कर दी गई और वसी पैमाने पर हिंदू साधु और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई। इलाके में भगदड़ सी मच गई। लोग खौफजदा होकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। होटलों और रेस्तोरानों में भी पुलिस वाले दंदनाने लगे। मुशकूक अफराद को हिरासत में लिया जाने लगा। 3 पुलिस वाले डलहौजी हाउस में भी घुस आए। वहां बैठे हुए लोग खौफजदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक वेट्रेस ने मैनेजर को इत्तला दी। मैनेजर फौरन हॉल में पहुंच गया। डलहौजी हाउस होटल कम नाइट क्लब था। इसका शुमार दहली के A क्लास नाइट क्लबों में होता था। कोई आम पुलिस वाला इंतजामी की इजाजत के बगैर अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज एक नहीं 3 पुलिस वाले अंदर घुस आए थे और वो तीनों कांस्टेबल थे जो हॉल में बैठे हुए लोगों से बदतमीजी से सवाल जवाब कर रहे थे। डलहौजी हाउस का मैनेजर मुसलमान और शाहरुख का खास आदमी था। वो तीनों कांस्टेबलों पर चढ़ दौड़ा। तुम लोगों को अंदर दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? वो धाड़ा। तुम जानते हो ये किसी मलबारी या मावराड़ी का चायखाना नहीं, ये A क्लास क्लब है। यहाँ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा आते हैं। मैं पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम लोग फौरन यहाँ से निकल जाओ। हमें एक हिंदू साधु उसके 2 साथियों की तलाश है जो कुछ देर पहले हनुमान मंदिर के सामने 2 आदमियों को कत्ल करके फरार हुए हैं। एक कांस्टेबल ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो कातिल इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं, चाय या शराब पी रहे होंगे जिन्हें तुम पकड़ लोगे? मैनेजर धाड़ा। इंस्पेक्टर का हुक्म है कि उन्हें तमाम जगहों पर तलाश किया जाए। कांस्टेबल ने कहा। अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ, मैनेजर ने कहा। ठीक इसी लम्हे इंस्पेक्टर हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ भी 2 मुसल्लह कांस्टेबल थे। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मैनेजर उसे देखते ही बोला। मेरे क्लब की रेपुटेशन को इस तरह बर्बाद क्यों किया जा रहा है? मेरे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों से नायत घटिया सलूक किया जा रहा है। लोग यहाँ ना छोड़ देंगे। सॉरी मिस्टर कादिर, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। तुम हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक हिंदू साधु उसके 2 साथी मंदिर के सामने कम से कम 3 अफराद को कत्ल करके फरार हुए और वो हिंदू साधु दर हकीकत एक गैर मुल्की एजेंट है जिसे एक मुकामी आदमी से कुछ कागजात लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, लेकिन वो कमबख्त भाग निकलने में कामयाब हो गया। और वो आदमी कौन था जो कागजात दे रहा था? मैनेजर ने पूछा। भारत के एक बहुत करीबी दोस्त सफारतखाने के एक मुलाजिम, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। तो फिर उसी से क्यों नहीं पूछ लिया जाता कि हिंदू साधु कौन है? यही तो अफसोस की बात है, वो भी खत्म हो चुका है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। चंद रोज पहले भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था। शोबा उम्र कश्मीर के एक कुलीदी अफीसर को एक तवाइफ के जरिए ब्लैकमेल करके उससे भी शायद किसी किस्म के कागजात वसूल किए गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो तवाइफ ना सिर्फ अपने साथी के साथ फरार हो गई बल्कि उस ऑफिसर को भी कत्ल कर दिया गया ताकि ये राज मालूम ना हो सके कि उसे किस किस्म के कागजात वसूल किए गए थे। वैसे आजकल तुम्हारा कानून कुछ बेबस नहीं हो गया? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कई रोज से यहाँ कत्ल गारत हो रही है। शहर में खौफ व हरास फैला हुआ है और अभी तक एक आदमी भी तुमसे पकड़ा नहीं गया। यही तो हमारी बेबसी है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि कत्ल जैसी वारदात के बाद कोई शख्स किसी होटल में बैठकर इत्मीनान से चाय नहीं पी सकता, लेकिन महज खानापुरी के लिए आप मुझे इजाज़त दे दें। ज़रूर, लेकिन इस शर्त पर कि मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को हरासा न किया जाए, मैनेजर ने कहा। ठीक है, मैं एक नज़र क्रिस्टल रूम पर डाल लूँ, फिर आपके दफ्तर में आता हूँ। इंस्पेक्टर ने सिर्फ एक कांस्टेबल को अपने साथ रखा और दूसरों को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मैनेजर कादिर अपने दफ्तर में आ गया। उसने दरवाज़ा बंद करते इंटरकॉम रिसीवर उठाकर एक नंबर दबाया। दूसरी तरफ से फौरन कॉल रिसीव कर ली गई। मैनेजर रिसीवर कान से लगाया सरगोशाना लहजे में बोला। शाहरुख, पुलिस हिंदू साधु की तलाश में डलहौजी हाउस में दाखिल हो गए हैं।
इंस्पेक्टर मौथर हॉल में बैठे लोगों को चेक कर रहा है। मुमकिन है वो क्लब में रहाइश पजीर मेहमानों को भी चेक करना चाहे। इंस्पेक्टर मौथर जो कुछ कहता है वैसा ही करो, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से शाहरुख ने जवाब दिया। मैनेजर ने रिसीवर रख दिया। इसके ठीक 1 मिनट बाद इंस्पेक्टर माथर दफ्तर में दाखिल हुआ। कोई मुश्तबे आदमी नजर आया? मैनेजर ने चुपती निगाहों से उसके देखा। नहीं। इंस्पेक्टर माथुर ने नफी में सर हिलाया। क्या मैं क्लब में रहाइश पजीर मेहमानों को चेक कर सकता हूँ? जरूर। मैनेजर ने एक रजिस्टर उसके सामने रख दिया। लेकिन इस वक्त गोरखपुर से आए हुए एक बूढ़े और उसकी जवान बीवी के सिवा कोई मेहमान होटल में मौजूद नहीं है। कोई सुबह से बाहर गया है, कोई दोपहर से और कोई शाम से। अगर तुम चाहो तो इस बूढ़े जोड़े को चेक कर सकते हो। वो तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 में क़याम पजीर है। इसकी जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर रजिस्टर को देखे बगैर कहा। अगर क्लब में कोई मशकूक आदमी देखो तो फौरन पुलिस स्टेशन इत्तला कर देना। जरूर। मैनेजर ने इस बात में सर हिलाया। वो इंस्पेक्टर को बाहर दरवाजे तक छोड़ने भी गया था। वापिस आकर उसने एक बार फिर इंटरकॉम पर शाहरुख को रिपोर्ट दी। वो फिर हॉल में आकर उन लोगों से मुआवजत करने लगा जिनसे पुलिस वालों ने पूछ-गुछ की थी। उसने ये भी अनाउंस कर दिया कि पुलिस की मुदाखलत से पैदा होने वाली बदमज़गी दूर करने के लिए थोड़ी देर के बाद एक खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, और वो प्रोग्राम एक नई रक़ासा का नीम उरिया रक़्स था। तारिक डलहौजी हाउस के अक़बे दरवाजे से अंदर दाखिल होते अपने कमरे में पहुंच गया। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने लिबास तब्दील किया और साधु वाला चूहा, दाढ़ी, मूछ, बिग और मालाएं प्लास्टिक के थैले में डालकर वो पोटली हाथ में ली और शाहरुख वाले कमरे में पहुंच गया। उसने लिबास वाला थैला और पोटली शाहरुख के सामने डाल दी। इन चीज़ों को फौरन ठिकाने लगा दो। इसने थैले की तरफ इशारा किया। और ये वो कागजात है जिनके लिए कम अज़ कम 3 आदमियों को अपनी ज़िंदगी से महरूम होना पड़ा है। तारिक ने कागजात वाली पोटली शाहरुख के सामने रखते हुए कहा। क्या मतलब? शाहरुख ने पोटली खोलते हुए कहा। आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था, तारिक ने कहा और फिर पूरे वाक़या तफसील के साथ बताने लगा। प्रकाश भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में वहीं आता हूँ, शाहरुख ने कहा और तारिक उठकर अपने कमरे में आ गया। प्रकाश से मिलने वाले कागजात नहायत अहम साबित हुए थे। ये दरअसल उस मंसूबे का इब्तदाई खाका था जो कश्मीर के हवाले से भारतीय हुकूमत और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। इस मंसूबे से दोनों मुल्कों का मुफाद वाबस्ता था। हनूद और यहूद की ये मुश्तरका साजिश एक तरफ कश्मीरी मुसलमानों के लिए तबाहकुन थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की गई थी। ये मंसूबे का इब्तदाई खाका था। इसमें अगरचे तफसीलात मौजूद नहीं थी, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारतीय इंटेलिजेंस रा और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट मिलकर क्या करना चाहते थे। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि ताकत के बलबूते पर किसी कौम को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। वियतनाम ने 3 नस्लों तक अमरीकी इस्तेमार का मुकाबला किया था और आखिरकार अमरीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्यूबा ने अमरीका को नाको चने चबवा दिए थे। अफगानिस्तान के गयूर बशिंदे 11 साल तक सोवियत यूनियन की ताकत का मुकाबला करते रहे थे। अफगानिस्तान की 95% आबादी खंडर बन गए, लाखों अफराद शहीद हो गए, लाखों अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने सोवियत यूनियन की गुलामी कबूल नहीं की और आखिरकार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकलना पड़ा। सोवियत यूनियन का अपना शिराजा बिखर गया। जो मुसलमान रियासतें 70-80 साल से कम्युनिज्म के जुल्म सितम की चक्की में पिस रही थी, उन्होंने भी आखिरकार आज़ादी का नारा बुलंद कर दिया और इस तरह यूनियन का वजूद ही खत्म हो गया। यूगोस्लाविया भी बिखर गया। आज़ादी की इस लहर ने पूरी दुनिया के मजलूमों में एक नया वलवला पैदा कर दिया था। कश्मीर के मुसलमान भी जो गुज़श्ता 45 साल से भारतीय इस्तेमार की चक्की में पिस रहे थे, एक नए जज्बे और नए वलवले के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने गासिब भारत के खिलाफ अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। कश्मीर में उठने वाली आज़ादी की इस नई लहर ने भारतीय हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी। उन्होंने इस लहर को दबाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर एक नई साजिश तैयार की, जिसे तारिक और उसके साथियों ने इब्तदाई मरहले में ही ख़त्म कर दिया। अब इन कागजात से अंदाज़ा होता था कि यहूद व हनूद बर्रे सगीर के मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश के ताने बाने बुन रहे थे। भारत अगर कश्मीरी मुसलमानों में पैदा होने वाली आज़ादी की इस नई लहर से खाइब था तो पाकिस्तान में कोहोटा के एटमी प्लांट ने इसराइली हुक्मरानों की नींदें उड़ा रखी थी। पाकिस्तान अगरचे कई मरतबा वजाहत कर चुका था कि उसकी एटमी सरगर्मियां पुरअमन और तरक्याती मकासद के लिए हैं, लेकिन भारत और इसराइल पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। उन्हें पाकिस्तान की पुरअमन एटमी सरगर्मियों के पीछे इस्लामी बम दिखाई दे रहा था, जिससे वो खौफजदा थे। कोहोटा का एटमी प्लांट उनके लिए हवा बना हुआ था। चंद साल पहले इसराइल और भारत ने कोहोटा के एटमी प्लांट को तबाह करने की साजिश की थी। भारत के जैगवार तैयारे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर तैयार खड़े थे। उन तैयारों के पायलट इसराइली थे, जो तैयारों के कॉकपिट में बैठे ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर थे। मंसूबे के मुताबिक जैगवार तैयारे श्रीनगर से परवाज करके कोहोटा पर बमों की बारिश करते हुए निकल जाते, लेकिन आखिरी लम्हों पर उन्हें इत्तला मिली कि पाकिस्तान यहूद व हनूद की इस साजिश से आगाह हो चुका है और पाक फजाइये के तैयारे भारतीय जैगवार तैयारों का इस्तकबाल करने को तैयार हैं।
اس طرح عین آخری وقت پر یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کوہوٹا کے خلاف کئی چھوٹی چھوٹی سازشوں کے انکشافات ہوئے تھے، لیکن یہود و ہنود کو ہر مرتبہ منہ کی کھانی پڑی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس خواب غفلت کی نیند نہیں سو رہی۔ کچھ عرصہ بعد اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک نئی سازش تیار کی۔ اس مرتبہ انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹوں کو سیاحوں کے روپ میں سری نگر پہنچایا گیا۔ ان سیاحوں کی تعداد 150 کے لگ بھگ تھی اور یہ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں سری نگر پہنچے تھے۔ یہ اسرائیلی ایجنٹ سیاحوں کے روپ میں آزاد کشمیر میں داخل ہو کر کوہوٹا کی طرف سے آتے اور تخریبی کارروائیاں کرتے، لیکن پاکستان کو اس سازش کا بھی بر وقت پتہ چل گیا۔ بھانڈا پھوٹ جانے پر اسرائیل نے اپنی سازش کا اعتراف کر لیا، لیکن بھارتی حکمران بڑی ڈٹائی سے اس کی تردید کرتے رہے۔ بے در پہ ناکامیوں کے بعد اسرائیل اور بھارت نے ایک نئی سازش تیار کی تھی۔ تفصیلات نہ ہونے کے باوجود اس خاکے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب یہود و ہنود کشمیری مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف کیا کرنا چاہتے تھے۔ نیلم کے ذریعے لالا پریم ناتھ سے جو کاغذات ملے تھے وہ بھی خاصے اہم تھے۔ یہ نہ صرف اگلے سال کے دوران کشمیری مجاہدین سے نمٹنے کی حکمت عملی تھی، بلکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے گھنونے عزائم کا پتہ بھی چلتا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق بھارت پاکستان کی سرحد سے ملحق صوبے راجستھان کے علاقے رن کچھ میں ایسے کیمپ قائم کر رہا تھا جہاں راک ایجنٹ جو منتخب نوجوانوں کو تخریب کاری کی تربیت دیں گے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان ہوں گے۔ تربیت کے بعد انہیں سرحد پار پاکستانی علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ لوگ نہ صرف پاکستان میں تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں گے، بلکہ آزاد کشمیر پہنچ کر میرپور پونچھ اور مظفر آباد وغیرہ میں بھی تخریبی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ان علاقوں میں بعض مقامی لوگوں کی مدد حاصل ہوگی۔ کشمیر اور پاکستان کے خلاف بھارت کے منصوبے انتہائی شرمناک تھے۔ غدار کس ملک اور کس قوم میں نہیں ہوتے، اور ہمیشہ غداروں نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ بیرونی دشمنوں سے نمٹنے میں آسان ہوتا ہے، لیکن گھر کے بھیجے ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شناخت مشکل ہوتی ہے۔ لالا پریم ناتھ سے حاصل ہونے والے کاغذات میں کچھ نام ایسے تھے جو کشمیر اور پاکستان میں بھارت کے علاقار ہو سکتے تھے۔ ان ناموں کے بارے میں اگرچہ کوئی وضاحت موجود نہیں تھی، لیکن طارق کو یقین تھا کہ یہ نام بھارت کے حکمرانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان سازشوں کا انکشاف ہونے کے بعد طارق کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اب وہ جلد سے جلد دہلی چھوڑ دینا چاہتا تھا تاکہ کشمیر پہنچ کر اپنی تنظیم کو بھارت کے ان گھنونے منصوبوں سے آگاہ کر سکے۔ شاہ رخ کے خیال میں اب بھی طارق کا واپس چلے جانا ہی بہتر تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ طارق کے لیے کشمیر پہنچنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیل سے فرار کے بعد طارق کی تصویریں نہ صرف ہندوستان کی تمام پولیس اسٹیشنوں کو پہنچا دی گئی تھی، بلکہ جموں اور سری نگر کے اہم مقامات پر بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہ اس پر بھارت کی حکومت کو سب سے زیادہ مطلوب آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے طارق کی بات سننے کے بعد کہا، آج سے ٹھیک 1 ہفتے بعد تم سری نگر کی روانہ ہو جاؤ گے۔ نیلم بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس کے لیے یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ وہ دونوں دیر تک کچھ دیر پلاننگ کرتے رہے اور پھر اپنی گفتگو کا موضوع پھیر دیا۔ آفس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد طارق اور نیلم دہلی سے سری نگر جانے والے طیارے پر سوار ہو رہے تھے۔ نیلم کے جسم پر ایئر ہوسٹس کی یونیفارم تھی اور طارق پرسر کی وردی میں تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے چہرے بدلے ہوئے تھے۔ ان کے لیے سارا بندوبست شاہ رخ ہی نے کیا تھا۔ انڈین ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس بملا اور اسٹوارڈ اشوک شاہ رخ کی قید میں تھے۔ جہاز نے صبح 8 بجے دہلی کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا اور پرواز کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد طیارہ امرتسر ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ نیلم نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ طیارہ ٹرمینل بلڈنگ سے بہت دور رن وے کے آخری سرے پر رکا تھا اور اسے چاروں طرف سے سیکورٹی کے مسلح آدمیوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نیلم بدحواس سی ہو گئی۔ اس نے کاکپٹ سے آنے والی دوسری ایئر ہوسٹس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے نشی؟ جہاز کو آج یہاں کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ اسے فوج نے گھیرے میں کیوں لے لیا ہے؟ نیلم نے پوچھا۔ کیپٹن کو کنٹرول ٹاور سے بتایا گیا کہ 2 انتہائی خطرناک غیر ملکی جاسوس ہمارے جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ ان میں ایک عورت ایک مرد۔ جہاز کو اس وقت تک پرواز کی اجازت دی جائے گی جب تک تمام مسافروں کو چیک نہیں کر لیا جاتا، دوسرے ایئر ہوسٹ نشی نے بتایا۔ نیلم کو سینے میں اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے اندرونی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ طارق بھی اس وقت قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے بھی نشی کی بات سن لی تھی۔ اس کے رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایئر لائن کے سٹاف اور طیارے کے کریو کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس سیکورٹی والوں کی آنکھوں میں بھی دودھ جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا پکڑے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد سیڑھی جہاز سے لگ گئی۔ کیپٹن کی ہدایت پر نشی نے دروازہ کھول دیا۔ ایک سیکورٹی آفیسر اس کے پیچھے 2 جوان اندر داخل ہوئے۔ آفیسر کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس نے سب مشین گنیں سنبھال رکھی تھی۔ آفیسر دروازے میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ سامنے ہی طارق کھڑا تھا۔ سیکورٹی آفیسر کی چبھتی نظریں طارق کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے بھیانک موت اس کی آنکھوں میں جھانک رہی ہو۔ طارق کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
सिक्योरिटी ऑफिसर उससे सिर्फ 1 फीट के फासले पर उसे घूर रहा था। तारिक के दिल में ये ख्याल पैदा होना फितरी बात थी कि कहीं इस सिक्योरिटी ऑफिसर को उस पर शुबा तो नहीं हो गया, या ऐसा तो नहीं कि असिस्टूट शूक शाहरुख की कैद से भाग निकलने में कामयाब हो गया हो और एयरलाइन को इत्तला मिल गई हो कि इस तैयारे में उशूक नामी नौजवान नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शाहरुख की कैद से फरार होना आसान नहीं था, और फिर बिलफर्ज उस स्टूडेंट शाहरुख की कैद से फरार भी हो गया और एयरलाइन को हकीकत का पता भी चल गया था, तो सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सामने इस तरह खड़े होने के बजाय अब तक उसके हाथों में हथकड़ियां पहना चुका होता। क्या नाम है तुम्हारा? सिक्योरिटी ऑफिसर ने तारिक से सवाल किया। अशोक मेहता सर, तारिक ने जवाब दिया। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड? सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके सामने हाथ फैला दिया। तारिक ने जेब से वो शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। ये शनाख्ती कार्ड असली था, इसमें तस्वीर भी अशोक मेहता ही की थी। इस तस्वीर को देखकर तारिक के चेहरे में इसके मुताबिक तब्दीलियां की गई थी। वैसे तारिक को दिली दिल में शाहरुख की जहानत की दाद देनी पड़ी थी। उसने एयरलाइन के 2 ऐसे अफराद का इंतखाब किया था जो कदो कामत और जिस्मानी लिहाज से नीलम और तारिक से बड़ी हद तक मुशाहबत रखते थे। अशोक मेहता के चेहरे पर तारिक की तरह छोटी सी गोद दाढ़ी और मूछें थी, आंखें नीली थी। तारिक की आंखों में नीली रंगत को लेंस लगाने के अलावा चेहरे पर बहुत थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ी थी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके कार्ड का बगौर जायजा लेने के बाद कार्ड पर चस्पा तस्वीर और तारिक के चेहरे का मुआवजा किया और फिर कार्ड उसके हवाले करते हुए कहा, जहाज के कैप्टन से कहो कि ऐलान कर दे कि कोई मुसाफिर अपनी सीट से न उठे। हम एक एक मुसाफिर को चेक करेंगे। यस सर। तारिक ने सर हिला दिया और तेज कदम उठाता कॉकपिट में दाखिल हो गया। उसने सिक्योरिटी ऑफिसर का हुक्म कैप्टन तक पहुंचा दिया और कैप्टन तैयारी के मुसाफिरों को सिक्योरिटी ऑफिसर के अहकामात से आगाह करने लगा। सिक्योरिटी के 4 और आदमी जहाज पर आ गए थे। उनमें से 2 जहाज के पिछले हिस्से में गए और 2 ने फर्स्ट और इकोनॉमी क्लास के दरमियान पोजीशन संभाल ली, जबकि पहले से मौजूद 2 सिक्योरिटी वाले दरवाजे के करीब ही सब मशीन गन्ने संभाले खड़े रहे। सिक्योरिटी ऑफिसर ने दरवाजे के करीब सीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर आकर नीचे खड़े हुए 2 आदमियों को ऊपर आने का इशारा किया। उनमें से एक का ताल्लुक तो सिक्योरिटी से था, जबकि दूसरा एयरपोर्ट मैनेजर था। वो सिख था जिससे सर पर पगड़ी बांध रखी थी। कैप्टन और फर्स्ट इंजीनियर के अलावा क्रू के सिर्फ 2 आदमी जहाज में रहेंगे। क्रू के बाकी अफराद को और खुसूसन लेडीज को टर्मिनल में भेज दिया जाए। आप क्रू मेंबर्स के कार्ड चेक करें, जिस कार्ड पर शुबा हो उसे रोक लें। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिख एयरपोर्ट मैनेजर को मुखातिब करते हुए कहा। यस सर। एयरपोर्ट मैनेजर ने इस बात में सर हिला दिया। सबसे आगे तारिक ही था। एयरपोर्ट मैनेजर ने उसका कार्ड चेक किया, उसके असली होने में कोई शुबा नहीं था। मैनेजर ने कार्ड उसके हवाले करते उसे दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया। तारिक ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि सिक्योरिटी ऑफिसर उसे रोक लिया। तुम नहीं, तुम जहाज पर ही रहोगे। तारिक का दिल उछलकर हलक में आ गया।